एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। हम लोग मैथमेटिकल टूल्स जुटाने के क्रम में नए एरिया में घुस गए थे जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और वहाँ हमने ढेर सारी बातें करी जो हमें काफ़ी काम आने वाली हैं। जैसे कि हमने स्लोप सीखा, स्लोप का एक फार्मूला निकला जो आगे चल के कैलकुलस का रूप ले लेने वाला है। फिर हमने स्ट्रेट लाइंस देखा, लोकस का कंसेप्ट देखा, और लोकस आप जानते हैं कि अलग अलग तरह के पाथ बनेंगे और पाथों से तो हमें गुजरना है। और लोकस के कंसेप्ट से हमने स्ट्रेट लाइंस का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखा y = mx + c, जिसे देखते ही हम स्लोप बता सकते हैं और y इंटरसेप्ट बता सकते हैं। और एक हमने देखा x/a + y/b = 1। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि अगर दो लाइंस को परपेंडिकुलर होना है तो उनका जो स्लोप है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होना चाहिए, या सीधी तौर पे ये कहें कि उनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए या नेगेटिव रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने देखी थी। एक बात और ज़रूरी थी, वो ये कि अगर कभी कांस्टेंट टर्म 0 रहे, किसी भी ग्राफ में अगर कभी कांस्टेंट टर्म 0 रहे तो वो हमेशा ऑरिजिन से गुजरेगा, और अगर कांस्टेंट टर्म उसमें नहीं है तो वो ऑरिजिन से गुजरेगा, और कांस्टेंट टर्म अगर है तो वो ऑरिजिन से कभी नहीं गुजरेगा। तो ये सारी बातें हमने देखी थी। तो आज हम उस स्ट्रेट लाइंस की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए, स्ट्रेट लाइन से आगे बढ़ते हुए, आज हम एक दूसरे तरह का ग्राफ देखेंगे जिसका नाम होगा सर्किल। तो हमारा सेक्शन तो वही है, हम उन्हीं गलियों में घूम रहे हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की गलियां हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैथमेटिकल टूल्स भी मुझे लिखना चाहिए था, पर वो मैं मानता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। और इसमें स्ट्रेट लाइंस पढ़ के हम लोग आगे जिसकी ओर बढ़ रहे हैं वो है सर्किल्स। सर्किल्स, तो चलिए सर्किल पे कुछ बातें करते हैं। कब सर्किल बनता है? सर्किल तो ऐसे अगर जो हम लोग को ज़्यादातर काम आने वाला है वो बहुत आसान है, पर हम लोग थोड़ा सा और देख लेंगे ताकि अगर कुछ हमारे क्वेश्चन पूछने वाले अगर अपना सीमा पार करते हैं तो हम लोग भी पार जा करके उसका आंसर दे सकें, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे। बाकी तो जो लोग मैथ्स लेंगे उनके लिए तो खैर ये काफ़ी दिन चलने वाला सेक्शन है। अकेले ये 15 से 20 दिन चलेगा शायद। तो सर्किल्स देखिए क्या होता है, कब बनता है सर्किल। तो हम एक निश्चित पॉइंट से एक निश्चित दूरी पे बनाए हुए अगर चलते हैं तो जो पाथ हम कवर करते हैं उसको हम सर्किल कहते हैं। तो इसको अगर हम इंग्लिश में बोलें तो ऐसे कह सकते हैं कि ये सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। एक सर्किल उस पॉइंट का रास्ता है, उस पॉइंट का लोकस है, विच इज एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, जो एक निश्चित दूरी पर है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक खास पॉइंट से, एक खास पॉइंट से एक खास दूरी बना के हम चलें कि हमेशा उतना ही दूरी रखना है उस पॉइंट से, तो हम जिस रास्ते पे चलेंगे उसका नाम क्या होगा? सर्किल। अब ये बात हमने समझ ली, हमने समझ लिया कि सर्किल का पैटर्न क्या है, तो हम बड़ी आराम से इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए, तो बहुत सिंपलिसिटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम एक ऐसा सर्किल बनाने वाले हैं जिसका सेंटर ये ऑरिजिन है, ठीक है, और इसका रेडियस a है। तो मान लेते हैं कि ये सर्किल बना हमारा, ठीक है। इसे सर्किल मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये पूरी तरह सर्किल है नहीं, बना नहीं है मतलब। तो इसका रेडियस हमने मान लिया a, ठीक है, इसका रेडियस हमने मान लिया a। पर फिर से वही बात, लोकस का कंसेप्ट ही यही है कि एक पॉइंट से तो ये सर्किल बना नहीं होगा, कोई पॉइंट होगा शरारती घुमक्कड़ पॉइंट, वो घूम घूम के सर्किल बना रहा होगा। तो हमने उस पॉइंट का नाम दे दिया Px, y। यही वो जिम्मेदार पॉइंट है, यही वो घुमक्कड़ पॉइंट है, यही वो शरारती पॉइंट है जो घूम घूम के एक पैटर्न में सर्किल बना रहा है। तो हम इस पॉइंट को अगर देखें, ठीक है, इस पॉइंट से, तो देखिए क्या खासियत है इस पॉइंट का कि जो दूरी है ये हमेशा a के बराबर है। तो हम ये दूरी निकालेंगे, जानते हैं x - 0 y - 0, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं ये दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए। तो हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू a, का अंडर रूट इज इक्वल टू a, पर अंडर रूट अगर हम हटा दें तो लिख सकते हैं सीधा a², और ये पूरा हो जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू a²।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इस सर्किल का इक्वेशन है, ये इस सर्किल का पैटर्न है। और इस पैटर्न से अगर हम देखें तो ये सर्किल हमें बन जाएगा। तो मान लीजिए मुझे कभी मिला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो मैं समझ गया ये कैसे सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ऑरिजिन है और रेडियस 6 है, रेडियस 6 है, ठीक है, ये मैं समझ गया। फिर अगर मैं ऐसी बातें करूं, ठीक है, मैं इसमें और देखूं तो मान लीजिए मैं एक ऐसा सर्किल बनाता हूं 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो आप इक्वेशन को गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ये पसंद नहीं है कि कोई साथ रहे, वो एकदम अकेले है और इधर कांस्टेंट है, तो हम इस 4 को इधर लेके चले आएंगे, ठीक है, 4 को इधर लेके चले आएंगे। तो 4 को जैसे इधर लाएंगे इधर कितना हो जाएगा 9, तो 9 हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। मतलब ये एक ऐसा सर्किल है जिसका रेडियस 3 है, जिसका रेडियस 3 है और सेंटर ऑरिजिन पे है। आप सोच रहे होंगे कि हाँ मैं 4 यहाँ 5 कर दूँ तो क्या होगा, तो फिर ये सर्किल रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो दोनों को बराबर होना चाहिए। तो या तो दोनों का जो कांस्टेंट है, जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, और नहीं तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये छोटी सी बात है जो सर्किल में हम कर सकते हैं, क्या स्क्वायर को जोड़ने पे कोएफिशिएंट सेम आ जाए और वो किसी कांस्टेंट के बराबर आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो चीज़ क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्किल। लेकिन आप देखिए, कल हम लोग जब पढ़ रहे थे, कल हम जब स्ट्रेट लाइंस की बातें कर रहे थे, तो उसमें हमने ये देखा था कि स्ट्रेट लाइन में जो इक्वेशन हमारा आया था वो 1 डिग्री का था, आज ये 2 डिग्री का आने लगा, आज ये स्क्वायर में चला गया, ठीक है। तो स्क्वायर में ऐसी क्या बातें होंगी, स्क्वायर में ऐसा क्या खासियत होगा। और स्क्वायर में तो हम आए हैं, लेकिन हमने 2 वेरिएबल्स को सॉल्व किया है, तो हम कुछ अपना दिमाग चला लें, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि इन सब पे पीएचडी करने निकले हैं या इन सब पे पारंगत होने निकले हैं, हम तो बस थोड़ा थोड़ा चुराने निकले हैं। लेकिन इस क्रम में अगर हम मैथमेटिक्स का भाषा सीख जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो चलिए हम वो भाषा सीखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक वेरिएबल में मैं 1 डिग्री बनाने की अगर कोशिश करूं तो क्या बनेगा, तो बनेगा ये कि ax 1 डिग्री में, मुझे 1 डिग्री चाहिए और एक वेरिएबल चाहिए, और मैं चाहता हूं तो 1 डिग्री में एक वेरिएबल तो यही मिलेगा, इसमें कुछ कांस्टेंट जुटा हुआ रहेगा और ये बराबर 0 मान लीजिए हो गया, है ना। तो 1 डिग्री 1 वेरिएबल ये कुछ बन सकता है। 1 डिग्री में एक वेरिएबल का अगर मैं कुछ बनाना चाहता हूं कोई इक्वेशन, तो वो इसी टाइप में हो सकता है कि उसमें एक वेरिएबल के साथ कुछ कोएफिशिएंट हो और कुछ कांस्टेंट टर्म हो और वो 0 के बराबर होता हो, मे बी किसी चीज़ के बराबर होता हो, है कि नहीं। तो ये तरीके हैं। 1 डिग्री में, सॉरी, एक वेरिएबल में मैं अगर 2 डिग्री का बनाना चाहूँ, एक वेरिएबल में मैं अगर 2 डिग्री का बनाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं कर ये सकता हूँ कि ax स्क्वायर, लेकिन ये 2 डिग्री का हम बना रहे हैं तो 1 डिग्री वाला तो आ सकता है ना। 1 डिग्री का बना रहे थे तो 2 डिग्री का नहीं आ सकता था, क्योंकि 2 डिग्री आ जाएगा तो फिर वो 2 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन इसमें तो 1 डिग्री वाले अलाउ हैं, नीचे वाले अलाउ हैं, ऊपर वाले अलाउ नहीं हैं। तो ये हो सकता है bx भी हो सकता है और प्लस c। ये सारी बातें हमने 10 में पढ़ रखी हैं और इन सब क्लासेस में हम कर भी यही रहे हैं कि हम 10 से बस 11 में जा रहे हैं। तो ये बातें हमने 10 में कर रखी हैं। हमने एक बात 10 में और कर रखी है, 1 डिग्री में 1 डिग्री के इक्वेशन बनाए अगर हम, लेकिन 2 वेरिएबल में, तो उसमें ये हो सकता है कि ax प्लस by एक ये रहे और एक ये रहे, अब प्लस c इज इक्वल टू 0। क्योंकि 1 डिग्री का अगर हम बनाएं, 1 डिग्री का अगर हम बनाएं 2 वेरिएबल में, तो एक पहला वेरिएबल हो सकता है उसके साथ कुछ लगा बझा कोएफिशिएंट, एक दूसरा वेरिएबल हो सकता है उसके साथ लगा बझा कुछ कोएफिशिएंट और प्लस कुछ कांस्टेंट टर्म हो सकते हैं, प्लस माइनस में कुछ भी। तो ये भी हमने पढ़ रखा है। तो ये क्या है, ये है 1 डिग्री 1 वेरिएबल, ये है 2 डिग्री 1 वेरिएबल, ये है 1 डिग्री 2 वेरिएबल। अब आप सोचिए, थोड़ा सा हम 11 में एक कदम बढ़ाएं, हल्का सा सोचें, तो हम ये सोच सकते हैं कि 2 डिग्री और 2 वेरिएबल में अगर हम बढ़ें, 2 डिग्री और 2 वेरिएबल में बढ़ें तो क्या बनेगा।
तो जरा बना करके देखते हैं। सोचिए उसमें क्या होगा। पहले तो ये सोच लेते हैं कि क्या क्या होगा। तो सोचिए क्या होगा। एक तो उसमें एक्स स्क्वायर के टर्म्स होंगे, दूसरे ज़रूर वाई स्क्वायर के टर्म्स होंगे, साथ ही साथ उसमें एक्स और वाई के भी टर्म्स होंगे, साथ ही साथ उसमें एक्स और वाई के भी टर्म्स होंगे, है कि नहीं। फिर साथ ही साथ अकेला एक्स भी होगा, साथ ही साथ अकेला वाई भी होगा, और कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर के देखिए 11 में जस्ट एक कदम बढ़ाया और चीज़ थोड़ा सा हेक्टिक हो गया। एक्स स्क्वायर के टर्म्स होंगे, वाई स्क्वायर के टर्म्स होंगे, एक्स वाई के टर्म्स होंगे, एक्स अकेला भी हो सकता है, वाई अकेला भी हो सकता है, और एक कांस्टेंट होगा। इन सब के कोफिशिएंट जब हम लिखते हैं तो यहाँ पैटर्न्स को देख के कोफिशिएंट्स को थोड़ा अच्छा रखा गया है। कोफिशिएंट को ऐसा रखा गया है कि अभी आपको जो करना पड़े कर लीजिए, बाद में आपको कुछ करना ना पड़े, सारी चीज़ें आसानी से हो जाए। तो देखिए मैं लिखता हूँ इसके कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a माना गया है, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को b माना गया है, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं। पर एक्स वाई के कोफिशिएंट को c नहीं माना गया। c तो खैर कांस्टेंट टर्म है, उसको d नहीं माना गया है, उसको माना गया है 2h, ऐसा माना गया है। ठीक है, इससे काम हमारा आसान होता है। x के कोफिशिएंट को माना गया है 2g और इसको माना गया है 2f, और इसको जोड़ दीजिए, इसको बराबर 0 कर दीजिए, तो ये जो आता है, ये जो छोटा सा नन्हा मुन्ना जो लग रहा है आपको, वो आता है, ये कहा जाता है कि 2 डिग्री और 2 वेरिएबल का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 डिग्री 2 वेरिएबल का। और ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। आपने इसके बारे में जाना होगा कि इसे बनाते थे हम अपने 10th क्लास में, इसका ग्राफ वगैरह थोड़ा मोड़ा पढ़ाया जाता है। ये एक पाराबोला रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये 2 डिग्री का है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या बताता है हमको, इसको हम बनाएंगे तो क्या बनेगा। तो इसका खासियत ये है कि इसको जैसे ही आप बनाइएगा, सर्किल भी बन सकता है, यही इक्वेशन सर्किल भी बन जाएगा, यही इक्वेशन पाराबोला भी बन जाएगा, यही इक्वेशन एलिप्स भी बन जाएगा, और यही इक्वेशन हाइपरबोला भी बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती क्या हैं, और यही इक्वेशन 2 स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके अंदर 4-5 जो यूनिवर्स में काम आने वाले पाथ्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो कंटेन करता है ये अकेले। और इसे पढ़ना हमारे लिए 11-12 में जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे अगर हम जान गए तो हम लगभग सारे पैटर्न जान जाएंगे। 1-2 पैटर्न छूटेंगे जिन्हें हम कैलकुलस में कैलकुलेट करना सीख लेंगे। हम अगला सेगमेंट इमेजिन करते हैं जिसका नाम है कोनिक सेक्शन। और कोनिक सेक्शन में एक्चुअली हम लोग 2 कोन बनाएंगे। आपने देखा होगा बाजार वगैरह में ऐसा लगा रहता है। ठीक है, इस तरह के 2 कोन्स हैं, हम लोग देखेंगे और इससे इमेजिन करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग 4-5 फिगर का जो भी हमारे पास उसका बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले सर्किल। सर्किल हम लोग जानते हैं गोल मटोल सर्किल होता है, हम लोग सर्किल से घिरे हुए हैं। तो जो भी सर्किल है वो सब हम लोग इससे भी समझने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सर्किल ऐसे भी समझते हैं। पर फिर भी अगर इसमें हम बात करें तो सर्किल को अगर हमें इमेजिन करना है तो बस सिंपल, ये जो ऊपर में है ये भी सर्किल है, हम पैरेलल कहीं से भी काट लें, ये अगर सेक्शन बना लें, तो इसको काटने के क्रम में हमें जो बाउंड्री मिला है, इमेजिन कीजिएगा एक कोन ऐसे बना हुआ है, हम ऐसे काट लिए, तो ये जो हमें बाउंड्री मिला, ठीक है, ये जो हमें बाउंड्री मिला वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सर्किल। ठीक है, पाराबोला के बारे में अगर हम बात करें, पाराबोला हम ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने किसी बॉल को फेंका। अगर पूछा जाता है लोगों से, ठीक है, कि बॉल को हम ऐसे फेंक रहे हैं, बताइए क्या पाथ बनेगा, तो बहुत सारे लोगों का जवाब होता है सेमी सर्किल। ठीक है, तो लॉजिकली ये पूछा जा सकता है दोबारा कि अगर सेमी सर्किल बना, मैंने बॉल को ऐसे फेंक दिया, मैंने ज़मीन पर से फेंका, बॉल ऐसे गया, आपको लगा सेमी सर्किल, ठीक है, मैं बॉल को ऐसे फेंकता हूँ थोड़ा सा हवा में, तो अगर ये सेमी सर्किल, तो आधा सर्किल और बनना चाहिए ना, तो बॉल को मैं ऐसे करूँ और ऐसे कैच कर लूँ, क्योंकि ये तो सेमी सर्किल है, फिर सेमी सर्किल बनाएगा आधा। पर जबकि ऐसा तो होता नहीं है। होगा क्या, होगा ये कि बॉल को अगर मैं फेंक दूंगा एक बार, तो वो बस ऐसे गिरते रह जाएगा, वो हमेशा ऐसे गिरते रहेगा,
और इस पाथ को कहा जाता है पाराबोला। ये हम इसमें कैसे इमेजिन करें? ये तो हमने समझ लिया कि हम कोई बॉल को फेंकेंगे, वो जो रास्ता बनाएगा वो पाराबोला कहलाएगा। हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराएंगे ऐसे भी अगर फेंक करके तो वो भी पाराबोला बनेगा। इसमें कैसे इमेजिन करें? तो इसमें इमेजिन करने के लिए ये एक्चुअली इमेजिनेशन को आसान करने के लिए लिया जाता है। तो यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको ऐसे काटिए पैरेलल में। अब आप सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि ये ऐसे है हमारा कोन, हमने पैरेलल में काटा तो ये बाउंड्री देखिए कैसा बन रहा है। ये बाउंड्री जो बन रहा है, ठीक है, हमने पैरेलल में काटा ये चीज़, ठीक है, ये जो है इसके पैरेलल में हम काट रहे हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल में काटने पे जो बाउंड्री का निर्माण हो रहा है उसे हम पाराबोला कहते हैं। ये जो बाउंड्री बन रहा है वो पाराबोला कहलाएगा। और बड़ी सिंपल भाषा में समझ लें तो जो चीज़ हम फेंक देंगे वो जो रास्ता बनाएगा, कोई भी चीज़ ऐसे जोर लगा के फेंक देंगे और वो जो रास्ता बनाएगा वो हम पाराबोला कहेंगे। और पाराबोला आपके लिए अभी जस्ट दूसरा या तीसरा चैप्टर आपका यही होगा, पूरी तरह पाराबोला पढ़ेंगे हम लोग। और वो जब पढ़ाई हो जाएगा तो लगभग हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा आते रहेगा। 12 के भी चैप्टर्स में ये अक्सर आते रहेंगे, तो पाराबोला आपको मिलते रहेगा। पाराबोला और सर्कल से हमारा पीछा छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास जो भी हो रहा है, हमारे आसपास जो भी फिजिक्स घट रहा है वो सर्किल और पाराबोला उसमें बहुत कुछ हो रहा है आम तौर पे, तो वो चीज़ें हमें यहाँ देखनी होंगी। एलिप्स अगर हम इमेजिन करना चाहें तो एलिप्स को इमेजिन करना भी आसान है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2 कील लगा दूँ और कील लगा करके मैं ये करूँ कि एक ढीला ढाला रबड़ उसमें ये कर दूँ और ऐसे मैं पेंसिल से स्ट्रेच करके, ठीक है, एक डायग्राम मैं बनाऊँ। तो जो डायग्राम बनेगा उस डायग्राम को कहा जाता है एलिप्स। मैं इसे दोबारा बताता हूँ, देखिए 2 कील लगा दीजिए एकदम फिक्स, ढीला ढाला रबड़ लगाइए और उसको पेंसिल से स्ट्रेच कर लीजिए जितना मैक्सिमम हो सके, टूटे भी नहीं। और उसके बाद उसे आप घुमाएं तो घुमाने पे जो डायग्राम आपको मिलेगा वो क्या है? एलिप्स। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सर्कुलर एक स्फेरिकल बॉल ले, ऊपर कोई बैठ गया नीचे से दब गया तो जो बना वो भी सर्किल कह सकते हैं, ठीक है, मतलब एलिप्स कह सकते हैं। इसमें अगर हम एलिप्स इमेजिन करना चाहें तो ये इमेजिनेशन को आसान करता है। तो इससे सीखते हैं। इससे क्या करेंगे कि मान लीजिए ये हमारा कोन है, फिर से पूरा सेक्शन ही हम लोग पढ़ रहे हैं, कोनिक सेक्शन जो कोन से डिराइव हो सकता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा कोन है और हमने जब पैरेलल काटा था तो सर्किल मिला था, हमने पैरेलल काटा था इधर, लेकिन अगर आप इसी में पूरा नन पैरेलल काटिएगा ऐसे, ठीक है, आप इस तरह से नन पैरेलल काटिएगा, देखिएगा आप ऐसे नन पैरेलल ना काट लें, ठीक है, आप ऐसे नन पैरेलल काटें तो आपको एक कंप्लीट एलिप्स मिलेगा। एलिप्स, ठीक है, वो जो पाथ आपको मिलेगा टेढ़ा सा, एक टेढ़ा सर्किल कह सकते हैं आप, वो जो आपको मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? एलिप्स। हम इन सब का केवल इक्वेशन देखने वाला है, हम डिटेल में बस सर्किल को पढ़ेंगे, इन सब का इक्वेशन देखेंगे, काम चलाएंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये जिस फॉर्म में हमें फिजिक्स में मिलेगा बस उस फॉर्म को हम लोग देखने वाले हैं। तो ठीक है, ये एलिप्स मिल गया। और हाइपरबोला की अगर हम बात करें, वो यहाँ से आप बेस्ट इमेजिन कर सकते हैं। हाइपरबोला कुछ ऐसा कर लें आप, इस टाइप से। तो देखिए ऐसे मैंने काटा, इस टाइप से मैंने कोन को काट दिया। अब आप बाउंड्री को देखें इस तरह से और नीचे इस तरह से, तो ये जो हमें बाउंड्री मिल रही है, ठीक है, इसे आप थोड़ा समय दे के सोचें, ये ऊपर और ये नीचे, ये जो आपको बाउंड्रीज मिल रही हैं इन्हें हम हाइपरबोला कहते हैं। और ये भी हमारे सिलेबस में कभी कभी काम आते रहेगा। और ये जितने भी कर्व्स हमने पढ़े ना, सर्किल, एलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला, ये सारे इसी का हिस्सा हैं। इनमें कुछ कुछ चेंजेस हम करेंगे क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो डिग्री का है, 2 डिग्री का है और 2 वेरिएबल का है। और इसी में हम कुछ कुछ चेंजेस करते रहेंगे तो ये कभी सर्किल बना देगा, कभी पाराबोला बना देगा, कभी हाइपरबोला बना देगा और कभी एलिप्स बना देगा। देखिए जैसे मैं आपको सर्किल के लिए बताता हूँ, क्योंकि सर्किल हम लोग ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, बाकी सब तो आप कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे ही। तो देखिए अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये ए और बी को बराबर कर दूं, मैंने दिखाया भी था पहले भी,
मैं ए और बी को अगर बराबर कर दूं कि ए और बी बराबर है, दोनों हमेशा बराबर है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, और इसे एच वाले टर्म को गायब कर दूं, ये चीज़ नहीं आना चाहिए। ये चीज़ कभी नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। ये चीज़ को अगर मैं बराबर कर दूं और इस चीज़ को गायब कर दूं, मतलब अगर मैं इस इक्वेशन में दो कंडीशन लगा दूं कि a इज इक्वल टू बी और h इज इक्वल टू 0, मैं x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट को बराबर कर दूं, x y को उड़ा दूं, गायब कर दूं, तो ये जो चीज़ बन जाएगा ना वो एक सर्किल बन जाएगा। यानी यही इक्वेशन एक सर्किल बना देगा अगर इसमें a बराबर b हो और h बराबर 0 हो। उसी तरह इसमें अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर के टर्म्स, x स्क्वायर एक में क्वाड्रेटिक बनता हो और एक में लीनियर बनता हो, किसी एक वेरिएबल x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन जाता हो लेकिन y में केवल अगर x का स्क्वायर हो गया तो y का स्क्वायर ना मिलता हो, y में फिर 1 डिग्री ही मिलता हो, और अगर y का स्क्वायर मिल गया तो x में केवल 1 डिग्री मिलता हो, तो फिर ये पाराबोला बना देगा। इसी तरह एलिप्स और हाइपरबोला के भी केसेस हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं तो ऐसे ही, लेकिन हम उन्हें ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश नहीं करेंगे। हम डिटेल में बस सर्किल को पढ़ेंगे और थोड़ा मोड़ा पाराबोला पढ़ेंगे, और बाकी सब हम बस इक्वेशन जान लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सर्किल पे एक डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि सर्किल क्या होता है, सर्किल कैसे बनता है। तो हमने देखा अभी थोड़ा देर पहले कि अगर मैं एक ऐसा सर्किल बनाऊं जिसका सेंटर ऑरिजिन पे हो और रेडियस a हो, तो इसका इक्वेशन बड़ी आराम से हम लोग लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मान लीजिए मैं एक ऐसा सर्किल बनाता हूं जो इस बार सेंटर पे ना हो, वो कहीं और हो, और उसका जो सेंटर हो वो हो h कोमा के, और रेडियस में चलिए इस बार r ले लेता हूँ। ठीक है, रेडियस r लेता हूँ, वहाँ भी r ले सकता था, r स्क्वायर हो जाता, r ले लेता हूँ। तो अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो फिर से हम उस घुमक्कड़ शैतान पॉइंट को ढूंढेंगे। नाम दे दिया चलिए हमने उसका पी एक्स कोमा वाई वाला ये जो पॉइंट है यही घूम घूम के सर्किल बना रहा है, पर इस पॉइंट का खासियत ये है कि ये दूरी हमेशा r है। तो हमने ये दूरी लिखा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। अगर अंडर रूट करें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इज इक्वल टू r स्क्वायर, और यही सर्किल का इक्वेशन आ गया। ये इस सर्किल का इक्वेशन है, ये उस सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर h कोमा k है और रेडियस r है, और उस सर्किल का इक्वेशन ये कुछ इस तरह से आएगा। लेकिन हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c बराबर 0। हमने पहले भी देखा था, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है ये हमने देखा भी कि कैसे आया। ठीक है, अब इसे चलिए एलोंगेट करते हैं, देखते हैं इसको उसको कंपेयर करके, क्योंकि अभी हमने बात करी कि a बराबर b होना चाहिए, h बराबर 0 होना चाहिए, तो हम तो ये बातें मान रहे थे ना, ये बातें जान तो नहीं रहे थे। तो चलिए अब हम जो मान रहे थे उसे जानते हैं, देखेंगे हैं कैसे। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू r स्क्वायर। और इसे मैं अगर लिख लूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखिए सुंदर सा इक्वेशन हमने खोल दिया और ये थोड़ा अजीब लगने लगा, लेकिन इसे हम सजा के थोड़ा लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इस हिसाब से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हम खुद लाए हैं, ये इक्वेशन हमने खुद ही डिराइव करा है, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई गलती होने वाली नहीं है। पर इसको जब हमने लिखा था और a बराबर b वगैरह हम बोल रहे थे तो हम उस समय मान रहे थे, हमारे मानने में गलती हो सकती है, हमारे जानने में गलती नहीं हो सकती है। इसको हमने जाना है, इसको हमने माना है, तो इसको कंपेयर करते हैं इससे या इसको कंपेयर करते हैं इससे, दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है ऐसे।
हम जानते हैं कि इसका सेंटर h, k है और हम जानते हैं कि इसका रेडियस r है। और आप ढंग से देखिए, यहाँ x है, x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 है, वो 1 होने चाहिए, पर हमने माना है कि ये सेम है, क्योंकि अब अगर 1 यहाँ 3 रहा, यहाँ 3 रहा, तो हम फिर 3 से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को, 1 बना देंगे, जैसा हम कल भी कर रहे थे। और अगर यहाँ 3 रहा, यहाँ 4 रहा, तो हम इस इक्वेशन को भूल जाएंगे, हम बोलेंगे ये सर्किल है ही नहीं, क्योंकि ये सर्किल हो ही नहीं सकता है। फिर जब तक ये दोनों सेम ना हो, ये सर्किल रिप्रेजेंट कर सकता नहीं है। अब देखिए, हम इसका सेंटर, हमें ये दिया नहीं रहेगा, ये तो हम लाए ना, हम इतना अच्छा, इतना खूबसूरत तो हमें कभी दिया नहीं रहेगा, वो हमें ऐसे करके दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए हमें दिया रह गया, मान लीजिए कि इक्वेशन मैं लिख देता हूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता हूं, तो ये हमें दिया हुआ है। अब बोलेगा इस सर्किल का हमें सेंटर बताइए, इस सर्किल का हमें रेडियस बताइए, तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, ये ऐसा है, ये ऐसा भी है। अगर हम इन दोनों को रिलेट कर दें तो हम बड़ी आराम से इससे इसमें और इससे इसमें जा सकते हैं। तो रिलेशन का पहला चीज़ तो यही है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, और कोशिश कीजिए कि 1 होने चाहिए बराबर। अगर मान लीजिए हम 4 भी कर देते हैं, तो हम 4 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 1 हो जाएगा, उसके लिए ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आप देखिए, इसमें कभी एक्स वाई का टर्म नहीं आया है, यहाँ देखिए एक्स वाई के टर्म्स हैं, ये एक्स वाई के टर्म्स कभी आ ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि सर्किल का जो इक्वेशन है वो हमने अलग अलग स्क्वायर करके निकाला है। हमने एक्स का स्क्वायर अलग किया और वाई का स्क्वायर अलग किया, तो एक्स वाई गुना हो तब तो एक्स वाई का टर्म्स आए, तो एक्स वाई का टर्म कभी आने वाला नहीं है, कभी नहीं मिल सकता है हमें इस इक्वेशन में, सर्किल के इक्वेशन में एक्स वाई। तो 2 बातें तो पक्की हो गई जो हमने पढ़ रखी थी, कि जो हमने मानी थी वो बातें हम जान भी गए कि a बराबर b तो होना ही होना चाहिए इस इक्वेशन को अगर सर्किल बनना है। तो अगर इसकी इच्छा है कि सर्किल बनना है और ये हमारे पास आए, तो हम बोलेंगे भाई तुम 2 कमी दूर करो, पहला तो अपना a और b बराबर करो, दोनों को अलग अलग मत करो, और जो h है उसको भगाओ, h को उड़ा दो, खत्म कर दो, तभी तुम सर्किल बन सकते हो, नहीं तो तुम्हारे सर्किल बनने की कोई संभावना नहीं है। तो ये हो गया, ठीक है, जिसमें हमने कंडीशन लगा दिया कि a बराबर b और h बराबर 0। ये 2 कंडीशन अगर हम लगा देते हैं तो ये सर्किल रिप्रेजेंट करने लग जाता है। ठीक है, हमने ये कंडीशन लगा दिया और हम इसे ऐसे लिख दिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर 0। ये अब ऐसा बन गया। देखिए x और y को हमने 1 कर लिया है, अगर यहाँ 1 ना भी रहे तो फिर आप डिवाइड करके 1 पहले कर लें, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, आंता ऐसा ही है। उनसे कुछ गलती हो गई होगी फ्रैक्शन वगैरह के चलते, उन्होंने कॉमन लेके कर दिया होगा, एलसीएम लेकर के, जिससे कुछ बच गया होगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उसे 1 कर लें। तो ये ऐसा दिखेगा। अगर ऐसा दिखेगा तो इसका सेंटर और इसका रेडियस क्या होगा ये हमें निकालना है। तो चलिए हम इसे कंपेयर करते हैं। देखिएगा, हम जानते हैं कि सेंटर इसका h है, तो देखिए x के साथ जो भी है वो सेंटर का दुगना का नेगेटिव है। x के साथ जो भी है वो सेंटर का दुगना का नेगेटिव है, ठीक है। और यहां x के साथ है क्या? 2g। तो हम ये लिख सकते हैं कि 2g जो है वो माइनस 2h है। ये हमें सेंटर पता था, हमने ये इक्वेशन लाया है और ये इक्वेशन ऐसा आता है, हम इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं। तो यहां देखिए x के कोफिशिएंट में सेंटर छुपा हुआ है, अगर यहां छुपा हुआ है तो यहां भी छुपा होना चाहिए, तो हम वही सेंटर निकालने का कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू जब तक क्लियर ना कर दूं, आप दिमाग में थोड़ा सा भी हेक्टिकपन ना लें, आप इसे आराम से बस देखें, रिलैक्स रह करके, और आप देखें अंत में जब मैं एग्जाम्पल लूँगा आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ x के साथ सेंटर के साथ कुछ है, यहाँ x में सेंटर की जानकारी छुपी हुई है, पर यहाँ x को देख के हमें नॉर्मल लग रहा है, तो हमने कहा अगर वहाँ x के साथ सेंटर छुपा हुआ है तो यहाँ भी होगा, बस हमें बराबर करने की देरी है। हमने बराबर कर दिया, हमने देखा 2 2 कट गया
और h बराबर है जो सेंटर है वो हो गया माइनस जी। हम पता नहीं ये क्या आया, हमें नहीं समझ में आ रहा, हमने रहने दिया, चलो ठीक है। फिर हमने देखा कि सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है वो यहाँ आ रहा है k, और यहाँ y के साथ तो f आ रहा है, ये पता नहीं क्या है। तो हमने क्या किया, हमने किया कि 2 f, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 2k, फिर 2 कटे और k बराबर हो गया माइनस f, k बराबर हो गया माइनस f, ठीक है। तो सोचिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे, हमने जो इक्वेशन लाया था उसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे h, k, और वो h माइनस जी के बराबर है हमारे गिवन इक्वेशन के अनुसार, और उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो माइनस f के बराबर है हमारे गिवन इक्वेशन के अनुसार। तो इसी सेंटर को हम माइनस जी माइनस f लिख सकते हैं ना। यानी हम जब डिराइव करेंगे तो इक्वेशन ऐसा होगा, हमें जो दिया रहेगा वो इक्वेशन ऐसा होगा। तो हम हमेशा डिराइव थोड़ी करेंगे, हमें हमेशा सेंटर दिया थोड़ी होगा, हमें हमेशा रेडियस दिया थोड़ी होगा, हमें रेडियस खुद से निकालना होगा। तो हमें ये दिया रहेगा ऐसे, तो इससे अगर हमें रेडियस निकालना है, इससे अगर हमें सेंटर निकालना है, तो हमें ये बातें ध्यान रखनी होगी कि जो सेंटर होता है वो माइनस जी माइनस एफ होता है, जो सेंटर होता है वो माइनस जी माइनस एफ होता है। अब देखिए इतनी देर से मैं जो बातें कर रहा हूँ, कितनी आसान बातें कर रहा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिएगा ये हो गया, इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, यानी ये हो गया 2 इंटू 6 लिख सकते हैं इसे। 12 को लिखना चाहिए क्या 2 इंटू 6, और 8 को लिखना चाहिए 2 इंटू 4 लिखना चाहिए ना, क्योंकि 2 तो लगा रहता है। अब सोचिए g का वैल्यू क्या है, g का वैल्यू 6 है ना, और f का वैल्यू क्या है, f का वैल्यू -4 है, f का वैल्यू -4 है। तो आपको सेंटर पता चल गया ना, माइनस जी -6 और माइनस एफ -4 +4, यानी इस सर्किल का, पहली बात ये सर्किल है, क्यों, क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है और इसमें एक्स वाई के टर्म्स नहीं है। तो ये एक सर्किल है, पक्का है। इस सर्किल का सेंटर क्या है, तो हमने इससे कंपेयर किया, हम जान गए कि इसका सेंटर है -6,4, -6,4, ठीक है। ये हमने इसका सेंटर जान लिया, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए मैं एक सर्किल का इक्वेशन लिख दूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैं आपसे पूछूं कि इसका सेंटर बताइए, तो आप जानते हैं 2 तो ऐसे भी रहता है, यानी वहां पे g का वैल्यू 1 है, कंपेयर कीजिए, g का वैल्यू 1 है और f का वैल्यू 2 है। g का वैल्यू यहाँ पे 1 है और f का वैल्यू 2 है, क्योंकि 2 तो ऐसे भी रहता है। तो यहाँ पे जो सेंटर का इक्वेशन आएगा, सेंटर का सॉरी जो कोऑर्डिनेट्स आएगा वो होगा -1 यानी 1,2, 1,-2। ये सेंटर के इक्वेशंस आ गए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इस तरह से आप कंपेयर करके इस इक्वेशन से बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आप जान सकते हैं। सर्किल हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही इसका जानकारी ले रहे हैं। तो हमने सर्किल के जनरल इक्वेशन से उसका सेंटर कैलकुलेट करना सीख लिया, और अब हम उसका रेडियस कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए इक्वेशंस को दोबारा लिखते हैं। एक तो हमें जो दिया रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c इज इक्वल टू 0, और एक जो हम खुद से लाए थे, जो हमने पैटर्न से लाया था, लोकस का इस्तेमाल करके लाया था, वो ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2fy माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले हमने लाया था, मैं एक्चुअली इसे याद नहीं रखता, मैं जब मन तब इसे सोचता हूँ और डिराइव करता हूँ, और वही बेस्ट तरीका है करने का, क्योंकि आप याद रखने से बच जाते हैं। हाँ, एग्ज़ाम्स में अगर आपके पास समय का कमी होता है तो आपको फिर याद ही रखना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें थी जो हमने की। अब चलिए रेडियस तो हम जानते हैं ये r है और यहाँ पे ये कांस्टेंट है।
तो यहाँ का कांस्टेंट ये c है और यहाँ का कांस्टेंट ये पूरा है, हम बस बराबर कर देते हैं, हमारे को ढूंढना है हमें। तो लिखेंगे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू c। क्यों ऐसा किया हमने? यहाँ जो कांस्टेंट है वो इतना है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो सब जोड़ घटा करके गुना, एक कांस्टेंट ये कांस्टेंट, ये तो बराबर होगा ना। पर ये जो h है, हमें h तो दिया ही नहीं रहेगा, ये तो सेंटर है, वो हमें दिया ही नहीं रहेगा, वो हमें ऐसे g के फॉर्म में दिया रहेगा। तो हम यहाँ माइनस जी का होल स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा g स्क्वायर प्लस k तो दिया नहीं रहेगा, k इज इक्वल टू माइनस एफ, ठीक है, तो माइनस एफ का होल स्क्वायर करेंगे f स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू c। और इसे जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो r का वैल्यू आया वो आया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c, और ये होता है सर्किल का रेडियस अगर हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ हो तब। तो ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई ये थोड़ी आपको हेक्टिक लग सकती हैं, पर क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स की कमी के चलते ज़्यादातर लोग फिजिक्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इसीलिए मैं मैथमेटिकल टूल्स पे कुछ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और मैं इसे आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश कर रहा हूँ। पर शुरुआत में इतना स्ट्रेंथ शायद आप लोगों में से कई लोगों को मुश्किल लगे, तो आप ये ध्यान रखें कि आप इसे बस एक बार देख के निकल जाएं। ये चीज़ें अगर बार बार आएंगी, जैसे कि मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए रेलेवेंट नहीं है, मान लीजिए, तो ये चीज़ें खुद ब खुद नहीं आएंगी और आप भूल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ें अपने आप बार बार आएंगी और आपको याद रह जाएंगे। तो जाहिर सी बात है इसे पढ़ लेने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। इसे पढ़ने से बस हो इतना जाएगा कि हम एक बार गुजर चुके होंगे और हमें दोबारा इसी चीज़ में से गुजरने में आसानी होगी। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हमारा इम्यूनिटी काम करता है। जैसे कि हम अगर कोई बीमारी हमें पहले से हो रखी है, बचपन में जो हमें वैक्सीन दिया जाता था वो बस इतना काम करता था कि वो बीमारी का कोई फीबल सा बैक्टीरिया आपके शरीर में डाल देता था, आपका शरीर उससे लड़ना सीख जाता है, फिर वो बीमारी कभी भी अटैक करेगा आपके ऊपर तो आपका इम्यूनिटी उसको रोकता है। बिल्कुल इसी तरह ये इम्यूनिटी बूस्टर है, एक तरह से ये आपका इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा है। तो यहाँ तक हमने जो भी सीखा है वो आप बस एक बार गुजर जाएं, ये आपके दिमाग में बस एक बार चला जाए, ज़रूरत पड़ेगा तो ये आपको खुद ही याद हो जाएगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप इसे खुद ही भूल जाएंगे। और जब ज़रूरत ही नहीं था तो याद रखने का फ़ायदा क्या था? हम चीज़ों से गुजर गए तो बहुत सारी बार ये हमें कई सारी चीज़ों से बचा लेगा, ये हमें फालतू के कॉम्प्लिकेशन से और अपना कॉन्फिडेंस लूज होने से ये हमें बचा लेगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और इससे बस एक बार गुजर जाए, क्वेश्चंस आते ही ये सब हमें याद हो जाते हैं। तो ये सर्किल के ऊपर कुछ बातें हैं। अब चलिए मैं कुछ सर्किल का कुछ इक्वेशन लेकर के ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। तो मान लीजिए जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। इस सर्किल को देख के आप क्या समझते हैं? मान लीजिए मैंने ये इक्वेशन दिखा, पहली बात इसमें मैंने देखा कि ये दोनों बराबर है, तो फिर जैसे ये दोनों मुझे बराबर दिखेंगे मैं देखूंगा कि ये एक्स वाई का टर्म है कि नहीं। मैंने देखा एक्स वाई का टर्म भी नहीं है, तो पक्का सर्किल है। ये मुझे देखते ही पता चल गया, इस इक्वेशन को देखते ही पता चल गया कि ये पक्का सर्किल है। ठीक है, ये तो हो गया। फिर मैंने देखा कि इसमें कहीं कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा, इसमें कहीं कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा, तो जाहिर सी बात है कि ये जरूर ऑरिजिन से पास कर रहा है, ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसका नेगेटिव का आधा, x के साथ जो भी होता है उसका नेगेटिव का आधा सेंटर का x कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका नेगेटिव करो -2 और आधा ले लो तो -1, यानी सेंटर का x कोऑर्डिनेट -1, माइनस जी कोमा माइनस एफ जो हम पढ़ रहे थे। फिर यहाँ नेगेटिव का आधा तो -6 और आधा 3, -1,3 इसका सेंटर है। अब हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। हमें इतना तो पता है कि ये सर्किल सेंटर से गुजरने वाला है, हम चाहें तो इसका रेडियस भी निकाल सकते हैं यहाँ से, अंडर रूट या इसी में रखिए अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो जी कितना है? इसका जी है 1, यही ना जी है, 2 को मत जी समझ लीजिएगा क्योंकि 2g होता है। ठीक है, तो g आधा है। ठीक है, तो 2 1 का स्क्वायर
और ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, लेकिन ये एक्चुअली आपके आसानी के लिए है। आप जब इस चैप्टर में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ 2 मान लेने से कितना आसानी हो गया है, नहीं तो कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता। जो आप इसका सोचिए, इसका भी एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, वो अगर निकालेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा अगर ये 2 यहाँ नहीं रहेगा तो ये 2 के अपने फायदे हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9 + 1 10 यानी √10, यानी इसका रेडियस कितना होगा √10, ठीक है। तो हम इसका ग्राफ बनाने निकलते हैं। तो ग्राफ तो बड़ी आराम से अब हम बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? ग्राफ ऐसे बना लेंगे कि ये तो एक ऑरिजिन से पास करेगा, -1,3 -1,3 कहाँ गया -1,3, ये कहीं यहाँ होगा इसका सेंटर, और ये कहीं ऐसा सर्किल बनेगा। हमने इक्वेशन को देखा, थोड़ी थोड़ी बातें जो हमने सब जगह से चुराई थी वो हमने लगाया और हमारा सर्किल तैयार हो गया। ये हम लोग ग्राफ भी बना लिए। और सोचिए हम एक चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा सर्कुलर मोशन, तो वहाँ के लिए ये चीज़ें कितनी काम आ सकती हैं आप एक बार इमेजिन करिए। और इन सब छोटे छोटे चैप्टर्स के चलते अगर हम अपना कंसेप्ट वीक करते हैं तो उससे बेटर है कि हम 10 मिनट ध्यान दे करके इसको एक बार देख लें और इससे गुजर जाए। तो चलिए इन सब चीज़ों के साथ, है ना, ये सर्किल हमारा लगभग कह सकते हैं कि ख़त्म हुआ। इसमें तो पैटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, तो लगभग मान के चलिए कि ख़त्म हुआ। तो चलिए अब हम बचे हुए टॉपिक्स की बात करते हैं, पाराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की। और इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग पाराबोला। तो इसे भी चलिए हम एक फीलिंग के साथ स्टार्ट करते हैं, एक इमेजिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि ये कैसा रिप्रेजेंट करता होगा, कैसा लगता होगा। तो देखिए, मान लीजिए कि मैंने ये कोऑर्डिनेट किया और एक इक्वेशन लिखता हूं मैं, y = x², y = x²। आप x की जगह 1 पुट करिए, y 1 मिलेगा। पर x की जगह जैसे ही आपने 2 पुट करा y 4 हो गया, x की जगह आपने 3 पुट करा तो y 9 हो गया। तो मतलब क्या इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि x में आप 1 कदम चले तो y में भी 1 कदम बढ़ा, y भी 1 कदम चला। लेकिन x में जब आपने अगला कदम तय किया ना तो y 3 कदम आगे बढ़ गया, क्योंकि 1 से 4 हो गया तो 3 कदम चला ना। अगला बार आप फिर से 1 कदम ही चले x की तरफ, लेकिन y 5 कदम बढ़ा, क्योंकि 4 से 9 हो गया। मतलब आप इधर तो सेम चलते हैं, ये इधर बड़ी तेजी से लेकिन बढ़ता है, ये ऊपर जाते जाते बड़ी तेजी से बढ़ता है। और ऐसा तब भी होता है जब हम बॉल को फेंकते हैं। शुरू में बॉल आराम आराम से गिरता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे गिरते जाता है वो बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा होता है। तो यही काम ये भी कर रहा है और यही काम गिरता हुआ बॉल भी करता है। तो ये भी पाराबोला है और गिरता हुआ बॉल भी पाराबोला है। तो हम इसका अगर ग्राफ बनाएं तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है इसका, ठीक है। ये उधर भी मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि 1 पुट करने पे अगर 1 मिलेगा तो -1 पुट करने पे 1 मिलेगा, 2 पुट करने पे अगर 4 मिलेगा तो -2 पुट करने पे 4 मिलेगा। और ये जो ग्राफ है इसे हम कहते हैं पाराबोला। इसमें देखिए मैंने एक टर्म को डिग्री 2 में रखा है और एक टर्म को डिग्री 1 में रखा है। मैं अगर ऐसा लिख दूं x + 2 का होल स्क्वायर = 4y। अब देखिए इसमें इसका तो क्वाड्रेटिक है पर इसका डिग्री केवल 1 है। ऐसा जब कभी भी आपको मिले आप समझ जाना कि पाराबोला है, वो पक्का पाराबोला है, ठीक है। मैं इसमें अगर ऐसे लिख दूं y = -x², तो माइनस लगने से क्या होगा, जो चीज़ें हमें ऊपर मिला करती थीं अब नीचे मिलने लगेंगी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे लिख दूं कि x = y², तो ये ग्राफ अब कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ अब कुछ इस तरह का हो जाएगा। मैं एक ही फिगर में बना रहा हूँ तो आप कंफ्यूज ना हो, और मैं जानबूझ के वैसे बना रहा हूँ। x = y², और सोचिए मैं फिर से अगर इसमें एक माइनस लगा दूँ, x = -y², तो ये फिर से कुछ ऐसा हो जाएगा और ये इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो चीज़ें बन रही हैं, 4 तरह के पाराबोलास जो आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे होते हैं। और पाराबोला का खासियत ये होता है कि एक टर्म उसका हमेशा 2nd डिग्री का होता है, एक वेरिएबल, और एक वेरिएबल हमेशा 1 डिग्री का होता है। एक वेरिएबल 2nd डिग्री का होता है और एक वेरिएबल 1 डिग्री का होता है। और ऐसी चीज़ें जब भी बनती हैं तो हम उन्हें पाराबोला कहते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं बनाना चाहूँ y = x² - 5x + 6।
क्या ये पाराबोला है? बिल्कुल है। क्यों ये पाराबोला है? ये पाराबोला इसलिए है क्योंकि इसमें x का तो डिग्री 2 है पर y का डिग्री केवल 1 है। और जब भी ऐसा हो कि एक का डिग्री 2 एक का डिग्री 1 हो तो ये पक्का क्या रिप्रेजेंट करेगा? पाराबोला रिप्रेजेंट करेगा। ये सारे ग्राफ तो आप आराम से बना ले सकते हैं। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। आप इसे कैलकुलेट कर लें, x-2 इंटू x-3। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इतने समझदार हैं कि आप इसे फैक्टराइज कर लेंगे, जो कि आप हैं भी। और ये y इज इक्वल टू, तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ, बड़ी आसान है। कैसे? इसका 102 है, हमने पहले बात किया था, इसका 102 है और इसका 103 है। तो 2 है और 3 है। अपनी मर्जी से मैं एक वैल्यू पुट करता हूँ। वैल्यू पुट करूँगा तो पता चलेगा कि मैं 100 पुट करता हूँ, तो 100 पुट करने पे 100 - 2 पॉजिटिव और 100 - 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी 100 पे ये पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है। 100 इस तरफ है तो पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है। तो कुछ इस तरह इसका ग्राफ बन गया। ये इसका ग्राफ है, बड़ी आराम से बन गया। तो इस तरह से पाराबोला वगैरह के ग्राफ वगैरह भी हम लोग चाहें तो बना सकते हैं। बड़ी आराम से उसको कैलकुलेट और दुनिया भर की चीज़ें उसमें कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो एकदम कोर फिजिक्स में काम आएंगी वो भी हम आगे चल के देखेंगे, वो आगे की बातें हैं। आज हम ग्राफ से फैमिलियर हो ले रहे हैं, आज हम चीज़ों से बस पैटर्न से फैमिलियर हो ले रहे हैं। तो जब भी ऐसा हो कि एक का डिग्री 2 हो और एक का डिग्री 1 हो, उसे हम पाराबोला कहते हैं। तो अब हम एलिप्स की बात करेंगे। हमने देखा था सर्किल का इक्वेशन x² + y² इज इक्वल टू a²। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² / a² + y² / a² इज इक्वल टू 1। देखिए ये दोनों बराबर है, तो ये 1 के बराबर है और ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है। सोचिए अगर मैं इन दोनों को चेंज कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं इस a² को यहाँ पे इस a² से अलग मैं यहाँ कुछ लिख दूं तो क्या होगा? तो जरा इसे पहले इसे समझ लेते हैं कि x², ये x² और y² जुड़ के हमेशा एक नंबर दे रहा है, ठीक है? और मैं इस नंबर को चेंज करने वाला हूं, तो क्या जो हमारा चारों तरफ से बराबर है वो थोड़ा बदल नहीं जाएगा? और वो जो बदलाव होगा वो 2 तरीकों से होगा। एक तो ऐसा बदलाव, पहले जो हमने बनाया है वो हमारा गोल मटोल सर्किल है, वो हमारा गोल मटोल सर्किल है, ठीक है? लेकिन जो हम बनाएंगे इसके बाद वो ऐसा भी हो सकता है और वो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सर्किल को अगर हम इस चीज़ को जैसे ही बराबर नहीं रखेंगे, जैसे हम इसे बराबर नहीं छोड़ेंगे, तो इसमें जो बदलाव आएगा वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, ये ऐसे भी चिपटा हो सकता है, इस टाइप से भी और इस टाइप से भी हो सकता है। तो ये कब होगा आप सोच के देखें। तो ये जो चीज़ें बनती हैं इन्हें एलिप्स कहा जाता है और इसका इक्वेशन होता है x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन बनेगा इसको हम एलिप्स कहते हैं। अब आप दिमाग लगाइए, a और b में कुछ ढूंढिए कि कब ये एलिप्स बनेगा, कब ये एलिप्स बनेगा। तो कुछ कुछ दिमाग तो हम पुराने पैटर्न से भी लगा सकते हैं, जहाँ पे हमने x/a + y/b देखा था। तो यहाँ पे अगर हम दिमाग लगाएं तो होगा ये कि ये जो चीज़ है इसमें y का ज़्यादा है और x में जो भी बन रहा है वो कम है, ठीक है? y में जो दूरी तय कर रहा है ये वो ज़्यादा है और x में जो दूरी तय कर रहा है वो कम है। मैं इसे फ़िलहाल a और b ही लिख रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नाम नहीं ले रहा, क्योंकि नाम आपको हेक्टिकपन दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे खुद ही आ जाएंगे, ठीक है? तो देखिए, क्योंकि हमें बस ग्राफ बनाने आना चाहिए, हमें जब ये मिले तो हमें बस आना चाहिए बनाने, और ये किन किन फॉर्म्स में हमें मिल सकता है बस वो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए ये हम करते हैं, तो इसमें क्या आप कहेंगे, क्या होगा? ए बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा? तो जाहिर सी बात है इसमें पता चल रहा होगा आपको कि इसमें बी बड़ा होगा ए से, तब ऐसा एलिप्स बनेगा, और इसमें ए बड़ा होगा बी से, तब ऐसा एलिप्स बनेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो एलिप्स का इक्वेशन लिया है उसमें हमने सेंटर को 0,0 रखा है। आप सोचिए अगर मैं सेंटर h, k कर दूं तो मैं इसे चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं
x को लिख सकता हूँ x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y को लिख सकता हूँ y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अगर सेंटर में h कोमा k कर दूं तो पिछले पैटर्न के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x माइनस h का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब सर्किल और एलिप्स के इक्वेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस सर्किल के इक्वेशन में हम इतना कर दें कि हम उनके कोफिशिएंट जो सर्किल में बराबर हुआ करते थे उससे अगर अलग कर दें तो हमें जो चीज़ मिलेगा वो हो जाएगा एलिप्स। सर्किल के ही इक्वेशन में हमारे कोफिशिएंट्स अगर अलग अलग हो जाएं, जैसे वहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हुआ करते थे, बस वो कोफिशिएंट्स अलग अलग हो जाएं तो वो जो चीज़ बनेगा उसे हम एलिप्स कह सकते हैं और वही एलिप्स होगा। तो अब हम इस सेगमेंट में जो आखिरी चीज़ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हाइपरबोला और इसके इक्वेशंस हम सिंपली देखेंगे और फिर ये सेगमेंट हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हाइपरबोला के जो इक्वेशंस होते हैं, अगर हम इसे पाराबोला से कंपेयर करें तो पाराबोला में हम लोग लिखते थे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस इसी इक्वेशन में हम यहाँ प्लस की जगह एक माइनस लगा दें। प्लस से माइनस करने पे क्या असर पड़ेगा ये आप मैथ्स में बहुत डिटेल में देखेंगे, पर यहाँ हम लोग सिर्फ इक्वेशन देख रहे हैं और उससे जो कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ्स बन रहे हैं वो देख रहे हैं। इसलिए मैंने ए और बी की भी बात नहीं की क्योंकि फिर उसके लिए एक अलग ही चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी जो हम अभी नहीं देखना वाले और नहीं देखना चाहते। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इसके जो ग्राफ बनते हैं, ठीक है, अब थोड़ा रिलेट कर पाएंगे इस प्लस और माइनस को अगर आप हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो देखिए ये जो पाराबोला था, ये जो एलिप्स था ये ऐसा था। हाइपरबोला का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से, और ये इस तरह से टू साइडेड होगा, कुछ इधर और कुछ उधर। जैसे कि हमने कोनिक सेक्शन में भी देखा था, हमने नन पैरेलल लाइन से कट कर दिया था तो ऊपर में भी बना था और नीचे में भी बना था। उसी तरह यहाँ भी ऐसा होगा। ये जो इक्वेशन है हाइपरबोला का, ये हाइपरबोलिक चीज़ें तो होती ही हैं फिजिक्स में, बहुत कम होती हैं। ज़्यादा जो आपको हाइपरबोला का इक्वेशन काम आएगा फिजिक्स में वो होगा इन्वर्स रिलेशन का। आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कभी कभी चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं और कभी कभी दो चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। जब चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, जब चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, हम दो क्वांटिटीज़ लेके चल रहे हैं और वो दोनों मान लीजिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो उनके ग्राफ्स को अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमें जो भी मिलेगा वो एक हाइपरबोला होगा। तो उसका इक्वेशन लिखना, ये इक्वेशन हमारे लिए उतना रेलेवेंट नहीं है जितना हाइपरबोला का वो इक्वेशन रेलेवेंट है। तो उसके लिए हम लोग दो वेरिएबल में अगर लिखना चाहें तो जैसे लिखते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये इन्वर्स रिलेशन का ग्राफ है। जाहिर सी बात है आपने देखा होगा कि प्लस से माइनस मैंने यहाँ लगाया, मैं इस माइनस को वहाँ भी लगा सकता था और उससे ग्राफ चेंज भी होगा, ठीक है, उससे ग्राफ में अच्छे खासे चेंजेस भी आएंगे। जो ग्राफ इधर बना है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि नहीं। तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये ज़्यादा काम का हाइपरबोलिक ग्राफ है और इसका ग्राफ जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, और ये हमारे ज़्यादा काम आएगा, ये हमें अक्सर मिलता रहेगा क्योंकि जहाँ कहीं भी इन्वर्स, देखिए इसे अगर मैं लिखूँगा तो सी स्क्वायर बाई वाई लिख सकता हूँ, तो देखिए इन्वर्स रिलेशन बन रहा है और तब ऐसा ग्राफ बनेगा। ये आप दिमाग में रखें और जहाँ कहीं भी इन्वर्स रिलेशन हमें मिले वहाँ हम इस तरह के ग्राफ्स बनाएंगे, इस तरह की चीज़ें हमारे काम आएंगी। बाकी ये हमारे फिजिक्स के सिलेबस के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, हम गुजर रहे थे तो हमने बस नाम ले लिया, हम बहुत ज़्यादा इसमें जांच पड़ताल करने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की गलियों से हम गुजरे और इस पर हमने बहुत कुछ सीखा। अब अगला जो सेगमेंट आएगा हमारे अस्त्र शस्त्र जमा करने के क्रम में वो होगा ट्रिगोनोमेट्री। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।